जब ऐसे वॉर होती है, कंसेप्ट ऑफ वॉर हैज चेंज्ड, और अगर ये चलता रहा तो ये बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगा सबको। तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फोड़ देता है तो ये पूरे दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा ना। आई नो होगा। क्या इन्होंने ये वॉर गेम नहीं किया होगा? जब हम अटैक करेंगे तो ईरान रिटेलिएट करेगा तो किस पे करेगा? सबसे पहले यूएस बेसिस पे करेगा। Iran-linked drone strikes have damaged Amazon Web Service data centers in the UAE and Bahrain. Fire broke out, power was cut, cloud services went down. एलपीजी अभी देश में कहीं से एक क्राइसिस देखा जा रहा था। कई जगहों पे एलपीजी की जहाँ शॉर्टेजेस हैं वो घर में नहीं मिल रहा है। इंडिया में आ सकता है स्टे कॉमन मासेस में तो हो रहा है। हम लोग रशिया से अपना ऑयल स्टेप अप कर दिया हमने और बढ़ा दिया है। क्या इंडिया ने भी ऐसी कुछ अंडरग्राउंड मिसाइल रेंज फैसिलिटीज बनाई? ईरान कर सकता है या दूसरे देश कर सकते हैं, तो यू थिंक हमने नहीं किया होगा? आपसे अक्सर लोग कहते होंगे ना कि सर पीओके कब आएगा? अब अमेरिका भी एक झुंझलाहट में है। वो लोग अब सड़कों पे उतर आए हैं और डेथ टू अमेरिका बोलते हैं। आईआरजीसी टूट सकती है क्या? और अब जब लड़ाई हो गई है खुल्लम खुल्ला, माय मिलिट्री माइंड से इसकी शायद इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ईरान इज पुश टू अ वॉल, मतलब ईरान तो कहता है ठीक है मैं एक्सपैंड करता हूँ। उसने डिवो गार्सिया तक पहुंच गया, उसने पूरे गल्फ को इन्वॉल्व कर लिया है। बूट्स ऑन ग्राउंड लाते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से तो अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब। ये वॉर कब तक चलेगी? ईरान पिछले 30 साल से ज्यादा से इसी कंटिजेंसी की तैयारी कर रहा है। आर्मी भेजेंगे अंदर। ये फ्यूचर में कहीं पर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है? हमारे लिए तो आप ही धुरंधर हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, आज का एपिसोड हम ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी सर को डेडिकेट करना चाहेंगे। 30 मार्च 2026 वो देहरादून में सुबह वॉक कर रहे थे। सुबह की सैर में दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई चलती है। लड़ाई में वो गोलियां चलाते हैं, गलती से वो गोली सर को लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस एपिसोड से हम उनको जिंदगी भर के लिए ऑनर करना चाहते हैं। आज इस कॉन्वर्सेशन में आप जानेंगे ईरान वॉर की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। पूरी दुनिया की तरह भारत पर भी इफेक्ट अब देखा जा रहा है। एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रुपी गिर रहा है अगेंस्ट डॉलर। आज खबर आती है सुबह, जेट फ्यूल जो प्लेन्स के अंदर तेल इस्तेमाल होता है वो भी बढ़ गया है 2 लाख पर किलोलीटर। ट्रैवल, फूड सब कुछ महंगा हो रहा है। सो एज एन इंडियन एक सेंसिबल कॉन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि आगे क्या होने वाला है। इसको हम कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर पाते हैं। वी हैव विद अस लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ सर, पीवीएसएम, वीएसएम, एसएम। 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो उसके की स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट सर थे। कश्मीर में बहुत ही इंटेंस ऑपरेशंस के दौरान भी सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अबाउट द वैली। सो हम जानेंगे सर के पीओवी से, एक मिलिट्री माइंड से, इस वॉर को कैसे देखा जाना चाहिए। स्टेट ऑफ होर्मुज से लेकर ईरान कितना स्ट्रांग है, अगर न्यूक्लियर वेपन कहीं पर अगर फट भी जाता है तो क्या हो सकता है, एक्सट्रीम एंड क्या हो सकता है, और करंटली प्रैक्टिकली भारत कहाँ पर खड़ा है, ये हम सबको जानना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, बिकॉज सुपर सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 9 सालों से हम 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो जब भी आप सुपर टॉक्स के साथ ट्यून इन करते हैं, आप सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। जय हिंद। धुरंधर देखिए आपने? पार्ट 1 देखा। कैसा था पार्ट 1? हाँ, अच्छा था, थोड़ा ओवर ड्रामेटाइज था, बट अच्छा है। इट्स गुड टू, देन ऑफ कोर्स उन्होंने पिक्चर बनानी है तो दे हैव टू मेक इट स्टोरी एंड ऑल Right. दैट। इफ देयर इज अ एजेंट, रॉ एजेंट, तो वो क्वाइट रहेगा ना कि एक लड़की से भी मिलेगा और अपने आप को अंदर दिखाएगा। ही विल बी अनअज्यूमिंग, क्वाइट, बट ठीक है, वो मूवी है। हमारे लिए तो आप ही धुरंधर हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब हम जियोपॉलिटिकली पूरी दुनिया में सिचुएशन को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, आप अपने स्ट्रेटेजिक रोल की तरफ से करंटली जो दुनिया में हो रहा है, जो वॉर चल रही है, उसको आप कैसे देखते हो? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? वेल, ये लड़ाई ये अलग है मिडल ईस्ट में जो हो रहा है। मेरी समझ से बिफोर वी अंडरस्टैंड द वॉर की जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, सब लोग कह रहे हैं अभी इतने 4 हफ्ते हो गए, 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया है, और इतना ज़्यादा असला, इतना ज़्यादा म्यूनिशन, मिसाइल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं।
और अमेरिका ने सडनली वहाँ से डिसाइड किया, बातचीत कर रहे थे ईरान से, लेकिन डिसाइड किया कि अटैक करेंगे, इजराइल ने किया. सो देयर आर मेनी थिंग्स एट प्ले. It's not as simple as it seems. So कुछ ना बहुत सारे angles और dimensions. So before we go here, can I interrupt you? 2016 की जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसके लिए you are considered as the strategic architect, इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा सा अगर आप बताएंगे कि जब हम एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट होते हैं एक इतने बड़े ऑपरेशन के, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उससे हम जो करंट सिनेरियो है ना, उससे रिलेट करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. राघव, ये नाम तो खैर आपने दिया है, किसी ने कहीं मीडिया में लिखा स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट. मैं तो एक सिंपल सोल्जर हूँ. हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कैसे, मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग, राइट, कि वाई दैट इज डिफरेंट और वाई दैट इज इम्पोर्टेंट. देखिए, हम लोग यानी कि इंडिया हमारे पास टेररिस्ट नहीं है, हम टेररिस्ट नहीं भेजते. पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है. पाकिस्तान ने डिसाइड किया आफ्टर 71 कि वो हमसे कन्वेंशनल टर्म्स में नहीं जीत पाएगा, तो उन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया, चाहे वो पहले पंजाब में हुआ, बाद में J&K में हुआ, और वो ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स उनकी एक फिलॉसफी है, उस पर चल रहे हैं. हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं. अब 2016 में जब मैं कोर कमांडर था, तब हमने देखा कि पहले पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ. ये बड़ा हाई प्रोफाइल है, हमारे एयरबेस पे अटैक किया. फिर उसके बाद उन्होंने एक EDI बिल्डिंग थी, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, 2016 में 6 स्टोरीड बिल्डिंग, पंपोर इज जस्ट आउटसाइड श्रीनगर, जहाँ जाफरान पैदा होता है, सैफरन. वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 4 टेररिस्ट केम इन, और उन्होंने 66 मेन एंड वुमेन, कश्मीरी मेन एंड वुमेन को हॉस्टेज लिया. हमने 3 दिन लगे हमारे को उस ऑपरेशन में. हम वी ऑल्सो लॉस्ट 3 ब्रेव हार्ट्स, लेकिन हमने सारे हॉस्टेजेस को सही सलामत निकाला. फिर हुआ हमारे उड़ी बेस पे हमला, जिसमें हमने 18 सोल्जर्स खोए. बाद में एक और हॉस्पिटल में 2 दिन बाद, तो फिर 19 हो गए टोटल. तो हमारे पास टेररिस्ट नहीं. उसी दिन मिस्टर पारिकर, लेट मिस्टर पारिकर, मनोहर पारिकर, डिफेंस मिनिस्टर, उसी दिन पहुंच गए. तो जब उनसे डिस्कशन हो रही थी, तो हमने ये तय किया कि, मतलब मैंने ये सजेस्ट किया, आर्मी चीफ भी वहाँ थे, लेकिन कश्मीर मेरी डोमेन है, तो मैंने ये सजेस्ट किया कि हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं. वो हमेशा आते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, टेररिस्ट को मारते हैं, चले जाते हैं. कई बार बॉडी हमारी सोल्जर्स की म्यूटिलेट करते हैं, आपने खबरें सुनी होंगी. तो हम टेररिस्ट भेज नहीं सकते, तो हम क्यों ना हम उलट पार करें, हम जाके टेररिस्ट कैंप्स को मारें. और ये मिस्टर मनोहर पारिकर की डिसाइसिवनेस है कि उन्होंने वहीं पे मेरे आर्मी चीफ के सामने हमें मिशन दे दी. तो इस प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, पर हमारी तरफ से एक सोल्जरली सजेशन थी कि हमें पार जाके मल्टीपल लोकेशंस में उनके टेररिस्ट ठिकानों का हमें पता है, आप हमें इजाज़त दीजिए, हम करेंगे. और उन्होंने वहीं पे बैठे कुछ सवाल जवाब किए, डिस्कशन किया, कैजुअलिटीज़, ये वो कई चीज़ें बातें की, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ. बट फिर उन्होंने इजाज़त दे दी वहीं पर. ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली जाके बताऊंगा. सो आई थिंक दैट वॉज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन. और फिर अगले 10 दिनों में हमारी स्पेशल फोर्सेस ने, जो जहांबाज फोर्सेस हैं, उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया. और पहली बार हमने जाके पार की लड़ाई की, टेररिस्ट को मारा और वापस आए. एंड आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. हालांकि हमने कैजुअलिटीज़ की बात की थी, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई. और फिर अगले दिन भारत ने अनाउंस किया वर्ल्ड मीडिया को, DGMO पूरी यूनिफॉर्म में आए, हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, और उन्होंने अनाउंस किया कि हमने किया है. पाकिस्तान कहता है टेररिस्ट भेजता है, कहता है नहीं हमारे नहीं, आपके फ्रीडम फाइटर हैं. लेकिन हमने कहा नहीं, ये हमने किया है. दैट इज द डिफरेंस. हमने ओनरशिप लिया इंडिया ने, और कहा कि हमने इसलिए किया क्योंकि आपने उड़ी किया, क्योंकि आपने पठानकोट किया, एंड नाउ वी डोंट वांट टू एस्केलेट. तो ये है डिफरेंस. तो दैट इज वाई दैट वो पहल थी. 2.5 साल बाद उसके फिर बालाकोट हुआ. ये तो बहुत शैलो था, 4-5 किलोमीटर अंदर. 2.5 साल बाद जब बालाकोट, उन्होंने जब पुलवामा किया, तो हमने बालाकोट किया, एयर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक विच वाज 80 किलोमीटर इनसाइड. और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो पिछले साल आप सबने देखा है, 110 किलोमीटर इनसाइड, एंड कितने सारे ठिकानों पे, और प्रॉपर जो बिफोर एंड आफ्टर के वीडियोस पूरी वर्ल्ड मीडिया को दिखाए. तो वो एक पहल थी. शायद इसकी वजह से आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड सो वी नाउ इंडिया हैज फाउंड ए न्यू नॉर्मल, कि अगर
हमारे ऊपर आप ऐसे ज़्यादा अटैक करेंगे तो हम भी उसका जवाब ऐसे देंगे। ये एक डिसाइसिव ब्लॉक है इंडिया के लिए कि इंडिया को अक्सर यही देखा जाता है कि हम एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं, जी यहाँ भी सही वहाँ भी सही, और एक बेहतर स्टैंड अपने लिए हम लेना चाहते हैं। जी। सो ऐसे जब हम डिसीजंस ले रहे हैं, ये दुनिया को क्या मैसेज देता है? एक तरफ तो ये डिसीजन है जिसकी आपने चर्चा की राघव, दूसरी तरफ मत बोलो कि हम जब यूएसए ने हमें कहा कि आप रशिया से S-400 मिसाइल नहीं खरीदेंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, हमने कहा हम तो खरीदेंगे, आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि दैट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। फिर जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो रशिया पे सैंक्शंस लगे। इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिसने ऑयल खरीदा रशिया से, खरीदते जा रहे हैं, बल्कि हम रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। कुछ एक प्रोडक्ट, अब विश्वास नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम यूएसए को भी बेच रहे हैं जो रशिया के ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मिलिट्री की तरफ से नहीं, जो आपने कहा इसका क्या मैसेज जाता है, इवन डिप्लोमेसी में हमारा जो लीडरशिप का जो अब रोल है, हम एक बड़ा इंडिपेंडेंट पाथ अपने लिए अख्तियार कर रहे हैं। राइट, यानी एक हम इसको देख सकते हैं कि अब इंडिया साइड से नहीं है, बल्कि वी आर ऑन द फ्रंट और इंडिया इज ऑन द मेन पेज, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। पर मतलब अब वो दिन गए कि हम कहते हैं नहीं, हम इस ब्लॉक में थे या हम ये नहीं करना चाहते, दिस इज डिप्लोमेटिकली करेक्ट। हम मतलब देखा जाए तो ये डिप्लोमेटिकली तो इनकरेक्ट चीज़ें हैं हम कह रहे हैं, लेकिन हम करेंगे। हम अगर रशिया से असला अभी S-400 और खरीद रहे हैं, रिसेंट लास्ट वीक न्यूज़, हम और ले रहे हैं, लेकिन यूरोप से भी ले रहे हैं, राफेल फाइटर्स ले रहे हैं इतने, और यूएसए से बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो वी आर सीइंग व्हाट इज गुड फॉर आवर कंट्री, हम वही करेंगे। ट्रंप ने कितना जोर लगाया टैरिफ के लिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका कॉल ही नहीं लिया बहुत अरसे तक। टैरिफ की, जब ट्रेड टैरिफ्स की बात हो रही थी, तो फाइनली वी हैव कम ऑन आवर ओन टर्म्स। द फैक्ट रिमेंस कि इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट डिड नॉट एग्री टू प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो टैरिफ्स की बात चल रही थी कुछ महीने पहले, पिछले साल में। राइट। तो हर लहजे में, हर डायमेंशन में आप देखते हैं कि नाउ दिस, मैं कहूँगा कि इंडिया की जो डिसाइसिवनेस है या ऑटोनोमस एक रवैया है, वो सामने आ रहा है। राइट, बिकॉज आप उरी अटैक में यू वर इन द फोरफ्रंट। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल सर का क्या रोल होता है ड्यूरिंग सच ऑपरेशंस? क्या आप उनके साथ टच में थे? उस वक्त नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी क्लोजली काम किया उनके साथ। जब मैं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ था, ही इज़ अ वेरी केपेबल मैन। उन्होंने फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है उनको, अपने यंगर डेज में उन्होंने काफ़ी ऐसा किया है। जब मैं कोर कमांडर था तो हमारी आर्मी एक बड़े हायरार्की से काम करती। मेरा काम नहीं था टू बी इन टच विद एनीवन इन दिल्ली, मतलब एक्सेप्ट माय मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स। तो उनसे अगर इंटरफेस करना है तो किसी और को करना था, वो जैसे DGMO है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है, आर्मी चीफ, वो करेंगे। रही बात कि उनका क्या रोल था, देखिए उनका पोस्ट ही, उनका एडवाइजरी रोल है, उनका पोस्ट ही ये है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो उनका काम है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देना। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसमें कि डिफेंस मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को एडवाइस देना उनका काम है। ये उनका एक एडवाइजरी रोल है। डिसीजन मेकिंग इज ए कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्राइम मिनिस्टर लेगा, वो डिफेंस मिनिस्टर लेगा, वो आर्मी चीफ लेगा। वो डिसीजंस जो हैं वो अलग हैं, वो अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन एडवाइजरी रोल है उनका। ऐसा होता है जब ये मीटिंग्स होती हैं तो अगर कोई एक व्यक्ति अपनी पोजीशन से डिसएग्री कर रहा है, यानी अगर कहीं से कोई कह रहा है कि दिस इज नॉट व्हाट आई थिंक, कि हमें ये मिशन करना चाहिए जी, तो एक कॉमन ग्राउंड में हम सब कैसे आ जाते हैं इन सच मीटिंग्स? देखिए, मीटिंग्स के अंदरूनी डिस्कशंस तो हम पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे, नहीं लाने चाहिए। लेकिन मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि हर आदमी अपना ओपिनियन व्यक्त करे,
हर आदमी अपनी राय दे, हर मेंबर, और डिसीजन आप जो बोल रहे हैं वो यूनानिमस, हर डिसीजन यूनानिमस नहीं होता, यानी कि 100% मेंबर्स जो उस हिस्सा ले रहे हैं सभी बिल्कुल हामी भरे हैं उसी बात पे, सभी बिल्कुल सहमत हों, जरूरी नहीं है, वो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इन दी एंड सब चीजें, सब इनपुट, सब कंसिडरेशंस करने के बाद, सब चीजें कंसिडर करने के बाद जो लीडर है वो डिसीजन लेता है। वो लीडर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो लीडर डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है। जैसे मिनिस्टर पारिकर ने लिया डिसीजन, उन्होंने मेरे ऑफिस में श्रीनगर में आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे, उनके सामने डिसीजन दिया हमारे को कि आप करिए, ठीक है। तो वो डिसीजन वो ले सकता है, डिसीजन आर्मी चीफ ले सकता है, डिसीजन मतलब जो कमांडर होता है हर लेवल पे, डिसीजन वो लोग लेते हैं। सो डिसीजन इज नॉट नेसेसरीली यूनानिमस, सब चीजें कंसिडर करके डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जब एक बार डिसीजन ले लिया जाता है तो फिर सब मेंबर जो हिस्सा ले रहे हैं, चाहे जिसने कोई रिजर्वेशन भी व्यक्त की हो कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब डिसीजन ले लिया है तो फिर सब लोग मिल के उस डिसीजन को पूरा करते हैं जैसे कि वो उनकी अपनी डिसीजन हो। स्ट्रेटेजिकली आप जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इस वॉर को आप कैसे देख रहे हैं? व्हाट डू यू सी? देखिए, ये एक अमेरिका और इजराइल ने मिल के ईरान पे अटैक किया है, जबकि इनकी बातचीत चल रही थी। जब बातचीत चल रही थी तो बातचीत खत्म होने से पहले अटैक किया है, तो या तो टॉक्स में ब्रेकडाउन हो रहा होगा, हमें नहीं पता उसके बारे में। लेकिन अमेरिका इजराइल मिल करके जो ईरान में अगर अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो शायद ये था कि ईरान, जैसे उन्होंने वहां पर वेनेजुएला में किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप ही करके लाए, वो लोग ले आए और उसके ऑयल पे सैंक्शन लगा दी। तो चाइना का सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मतलब मेट फ्रॉम ईरान, वेनेजुएला। तो चाइना अब आजकल रेयर अर्थ मेटल्स का एक किस्म से ब्लैकमेल सा कर रहा है यूएस को। तो ये एक चीज हो सकती है, वन ऑफ द एम्स इज कि अगर ईरान का ऑयल इसके ऊपर वो डोमिनेंस हासिल कर लें अमेरिका, और उधर से वेनेजुएला का ऑयल पे ऑलरेडी उनका मतलब सैंक्शन, उनके ऊपर उनका कंट्रोल हो चुका है, तो वो कुछ प्रेशराइज कर सकेंगे चाइना को। दूसरा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कॉरिडोर है, वो यूरोप की तरफ जो जाता है वो वाया ईरान है। चाइना, ईरान, रशिया, ये सब एक नेक्सस है, नॉर्थ कोरिया। तो ये उस कॉरिडोर को फिर वो हैम्पर कर पाएंगे। प्लस इजराइल तो हमेशा से कहता आया है, ईरान और इजराइल तो हमेशा सोन एनिमीज रहे हैं, वो कहता आया कि हम तो अटैक करेंगे। और इजराइल का या जूइश लॉबी का यूएस में कितनी डोमिनेंस है आप देख सकते हैं। इस बात से भी लगा सकते हैं अंदाजा कि जो इंटरलोक्यूटर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस वक्त, जो इस लड़ाई में जो इंटरलोक्यूटर्स हैं वो दो हैं, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, उसका अपना सन इन लॉ, दोनों जीव्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी एंगल्स हैं इस अटैक में, राइट। देखना है बाकी ये है कि क्या यूएस अपने स्टेटेड और अनस्टेटेड एम्स को हासिल कर पाएगा। ये वॉर कब तक चलेगी, तो वही ये देखना बाकी है। रशिया यूक्रेन वॉर जब हुई थी स्टार्ट, तो मैं भी कई बार टीवी पैनल्स पे गया था और मैं हमें कहता था ये 2-4 हफ्ते में खत्म कर देगी, रशिया विल रोल अप यूक्रेन। हम तो ऐसे बात करते थे सारे, हम ये सोचते थे। 4 साल से ऊपर हो गया और अभी कुछ पता नहीं है। इजराइल गाजा वाला जो हमास वाला है वो भी खत्म नहीं हो रहा। लड़ाइयाँ जो शुरू होती हैं, शुरू करना एक अलग चीज है, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन बहुत ही मुश्किल चीज है। पर डिसाइसिव क्यों नहीं हो पा रही?
आपको लगता है एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं? किस चीज में आप बोल रहे हैं डिसाइसिव? ईरान वाला? ईरान हो गया, या हाँ। अगर रशिया यूक्रेन भी देखें, तो डू यू थिंक कि जैसे मे बी अमेरिका या बाकी देश जो रशिया के अगेंस्ट हैं, दे आर सपोर्टिंग द अदर साइड? मे बी अगर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हम समझें। ओके, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, पहली चीज तो मेरे हिसाब से एज अ मिलिट्री माइंड जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, जैसे हम रशिया यूक्रेन के लिए कहते थे कि जल्दी में खत्म हो जाएगी, ईरान पिछले 30 साल से ज्यादा से इसी कंटिंजेंसी की तैयारी कर रहा है। जब से इराक में सद्दाम हुसैन को इन्होंने अरेस्ट किया, उसका तख्ता पलटा, फिर उसको बाद में से एक फॉक्सहोल से निकाला, जिस तरीके से इराक में सॉर्ट ऑफ एनार्की हुई उसके बाद, और अमेरिकन कितने साल तक वहां रहे, तब से ईरान को पता है कि ये हश्र कभी ना कभी हमारा होगा। वो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से गए थे इराक में, और सेम थिंग वो ईरान को कहते जा रहे हैं। ईरान के पास तो पुख्ता सबूत हैं कि इनके पास एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, सिर्फ वेपन नहीं है, ऑस्टेंसिबली की न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और तो ईरान को मालूम है कि ये हमारे पास कभी ना कभी हमारे होगा, और इसलिए उन्होंने उसकी तैयारी की। पॉलिटिकल लेवल पे तैयारी है उनकी, क्योंकि उन्होंने एक जैसे जो लीडरशिप, पहले दिन टॉप लीडर्स को मारा 40 के करीब, 40 से ज्यादा, इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट मैन, लेकिन उनका एक सेकंड रंग लीडरशिप ऑलरेडी इन प्लेस थी कि अगर इसको कुछ होगा तो ये बनेगा। थर्ड रंग भी अवेलेबल है उनके पास कि इसको कुछ होगा तो ये बनेगा। इसलिए वो लीडरशिप पॉलिटिकल में फर्क नहीं पड़ा, हमने देखा। मिलिट्री, आई डोंट थिंक, ये मेरा मानना है, दिस इज माय व्यू, कि आई डोंट थिंक इजराइल और अमेरिका का कोई अंदाजा था कि इतना जो है ईरान इतना ठोस सॉलिड रिटेलिएशन कर पाएगा। कैसे बोल सकते हैं ये? देखिए, जो मिसाइल्स हैं जो ईरान ने टारगेट किया है इन रिटेलिएशन, सारे यूएस बेसिस जितने मिडिल ईस्ट में, सब यूएस बेसिस, सब अबू धाबी, दुबई, सऊदी, हर जगह पे उन्होंने यूएस बेसिस को टारगेट कर लिया। तो यूएस हैज नॉट बीन एबल टू डिफेंड इट्स ओन बेसिस। करेक्ट है ना? 13 सोल्जर्स हैव डाइड एंड पता नहीं कितने इंजर्ड हैं, वो तो ये हो चुका है ना। ऑलराइट, क्या इन्होंने ये वॉर गेम नहीं किया होगा कि इजराइल जब हम अटैक करेंगे तो ईरान रिटेलिएट करेगा तो किस पे करेगा? सबसे पहले यूएस बेसिस पे करेगा। इजराइल पे करता है तो 5 देश लांग के, मतलब जब ओवरफ्लाई करता है तो 5 देश हैं जिनको क्रॉस करते हुए वो इजराइल पहुंचता है। उसका मिसाइल हर जगह पे यूएस पैट्रियट्स और यूएस के सिस्टम्स लगे हुए हैं, दे आर नॉट एबल टू इंटरसेप्ट द मिसाइल। वो चला जाता है, इजराइल में लग जाता है। कल भी उनके रिफाइनरी में, हाइफा की रिफाइनरी में सेकेंड अटैक हुआ। तो मिलिटरीली जो उनका रिटेलिएशन है, मेरे हिसाब से एज माय मिलिट्री माइंड से इसकी शायद इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और अगर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अगर मेरा सोचना सही है, तो फिर उनकी इंटेलिजेंस क्या थी? उनके हमेशा ऑल ऑफ अस न्यू कि ईरान की मैक्सिमम रेंज ऑफ मिसाइल्स इज 2000 किलोमीटर्स। डीगो गार्शिया पे उनके 2 मिसाइल गए हैं या 3, 4000 किलोमीटर्स। ओके, डीगो गार्शिया इज अ अमेरिकन बेस, यूके और अमेरिका का एक इंडियन ओशन में जो बेस है वो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। तो ईरान ने क्या किया? और फिर ईरान ने अटैक किया ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, आफ्टर यूएस बेसिस उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया। दुबई, अबू धाबी, ये बड़े ओएसिस ऑफ पीस माने जाते थे, लोग जाके इन्वेस्टमेंट करते थे, जस्ट लाइक सिंगापुर। मतलब ये अभी नो मोर, अभी तो मतलब वहां पे भी युद्ध आ गया। तो ईरान ने क्या किया है? मेरे हिसाब से ईरान ने कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड किया हॉरिजॉन्टली। यूएस और इजराइल लीनियर उसी को अटैक करते जा रहे हैं ईरान के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, पोर्ट्स। लेकिन ईरान ने एक तो एक्सपैंड किया, दूसरा चोक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने चोक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30-40% ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड फ्लो आउट, उन्होंने चोक कर दिया। और सब हम लोग सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, मैं परसों पढ़ रहा था एक किसी न्यूज आइटम में कि ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स ने 1/3 अपनी बीज बोए हैं इस बारी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कम पड़ रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, सल्फ्यूरिक एसिड, ये पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड से जितने मेटल एक्सट्रैक्शन होती है, एल्युमिनियम के प्लांट्स बंद हो रहे हैं
दुनिया भर में, बिकॉज ये इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जब हम चिप्स बनाते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है, जो मेटल्स की जरूरत है, जो ईवीज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके लिए जितना ये कोबाल्ट, लिथियम, ये सब में जो एक्सट्रैक्शन में जो जरूरत है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स बहुत हैं। अब सो द पॉइंट इज, जो ओवरऑल देखा जाए, यूएस इजराइल कंबाइन, ये बाहर से जो हमने पॉलिटिकल लीडरशिप तो चेंज कर नहीं पाए। इजराइल ने मिलिटरीली मेरे हिसाब से, करेक्शन, ईरान ने मिलिटरीली मेरे हिसाब से उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अटैक किए हैं, बड़े उनके इफेक्टिव हुए हैं यूएस के मिसाइल्स, देयर इज नो डाउट। इजराइल के भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे उन्होंने अटैक कर दिया। बट देन ईरान इज पुश टू अ वॉल, मतलब ईरान तो कहता है ठीक है मैं एक्सपैंड करता हूँ, उसने डिगो गार्सिया तक पहुंच गया, उसने पूरे गल्फ को इन्वॉल्व कर लिया है, सबके ऑयल फील्ड्स पे अटैक कर दिया। तो अब देखना यह है कि क्या ये आर्मी भेजेंगे अंदर यूएस, क्योंकि अब वही रह गया एक, तो उन्होंने फोर्सेस तो मोबिलाइज कर दिए हैं। अब बड़े बड़े इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इन्होंने ड्रोन से डैमेज कर दिया है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इज द बिगेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, उसको डैमेज कर दिया है। सो इनके जो ड्रोन वॉरफेयर है वो बहुत अच्छी है। और मत भूलिए ये जीपीएस नहीं यूज कर सकते, दे आर नॉट यूजिंग जीपीएस बिकॉज जीपीएस इज नॉट अलाउड, वो तो अमेरिकन है सिस्टम, तो इनको नहीं दिया। ये तो बैदू यूज कर रहे हैं, बैदू इज अ चाइनीज थिंग। तो डिस्पाइट ऑल दीज restrictions, disadvantages, जिस तरीके से ईरान इज होल्डिंग आउट ऑन इट्स ओन, बल्कि उन्होंने चोक कर दिया है। अब हमारे देश में एलपीजी नहीं मिल रही है, मतलब शॉर्टेज है। तो ये क्या है, ये दुनिया भर में मार्केट्स आर फॉलिंग। तो अब ये अगर लाएंगे ग्राउंड ट्रूप्स, बूट्स ऑन ग्राउंड जिसे कहते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर तो रेजिम चेंज होगी नहीं, रेजिम मुसाद चेंज करा नहीं पाई, या इतनी बातें हो रही हैं। तो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड लाते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से तो अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, चाहे वो वियतनाम हो पिछली सेंचुरी में, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां भी जिस लड़ाई में भी गए हैं, दे हैव नॉट कम आउट वेल। तो अब देखना बाकी। एंड व्हाट अबाउट ईरान? नो वेल, ईरान इज नॉट एक्सपीडिशनरी। ईरान ने तो कभी बाहर लड़ाई नहीं लड़ी है, एक्सेप्ट फॉर दीज मिसाइल्स जो पिछले साल जुलाई में भी हुए थे, उन्होंने अटैक किया तो इन्होंने भी कर दिया इजराइल पे, बट वो एक छोटी सी वॉर थी। बट इसके आगे ईरान हैज नेवर गॉन आउटसाइड देयर बॉर्डर्स। ईरान इज मतलब लुकिंग इनवर्ड। वो तो पर इनके पास अपनी आर्मी होगी ईरान के पास, ऑफ कोर्स। आर्मी ही नहीं, उनके पास बड़े स्पेशल फोर्सेस हैं, बासिज फोर्स है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो ये बड़ी जांबाज फोर्सेस हैं। ऑन ग्राउंड अगर वॉर होती है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि यूएस सोल्जर्स भेज देता है अपने, सो ईरान ओवर पावर कर सकता है? सी, ईरान हैज अ होम एडवांटेज, यानी कि वो जाएंगे तो कहाँ, ईरान के किसी आइलैंड में या ईरान की सरजमीन पे जाएंगे। तो वो अफगानिस्तान में भी यही हुआ था, 20 साल 21 साल रहे ये लोग, क्या किया आखिर में? फिर वही तालिबान, आखिर में तालिबान को ही छोड़ के आए ना, तालिबान के को सॉर्ट आउट करने गए थे। वियतनाम में गए 19 ईयर्स, इन्होंने वो नॉर्थ साउथ की लड़ाई में लगे रहे इतने सारे, वो एट द एंड वो छोड़ के आए। उसका बड़ा फेमस सीन है जो एम्बेसी के छत से लास्ट हेलीकॉप्टर से वो अपने अमेरिकन को निकाल रहे हैं और इधर से पूरा क्राउड गेट पर आ रहा है। मैं तो वियतनाम में 3 साल सर्विस की है, मैं वो बेहतर जानता हूँ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि वेल, अगर ये आएंगे ग्राउंड ट्रूप्स तो इसमें बहुत बड़ी फोर्स लगेगी। ये 2 ब्रिगेड से ऐसे, ये जो इन्होंने मेरे ख्याल से 2500 एक मरीन और 2500 दूसरे फोर्सेस आए हुए स्पेशल फोर्सेस, वो उनसे नहीं होगा। और टेरेन फ्रिक्शन बहुत होगा इनको, जैसे आपने कहा कि ईरान की तैयारियां हैं इन सब चीज़ों के लिए कि कर सकते हैं, तो हम क्या रेडी करें। ऑफ कोर्स। तो एक एक होम एडवांटेज है ना उसको, मतलब उन्होंने डिफेंड कर, बाहर ये लोग बाहर से आएंगे, उनका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स बाहर से होंगी, उनका सब कुछ बाहर से होगा। वेयर ईरान विल हैव एन एडवांटेज, दे हैव टनल्स, दे हैव सो मेनी वेज टू फाइट। IRGC
का माइंडसेट कैसे चल रहा है? इतना अगर हम बात कर भी रहे हैं कि अगर अभी तक इवन सुप्रीम लीडर के मरने के बावजूद IRGC इतनी पावरफुल है, तो पहले से प्लानिंग तो ऑब्वियसली समझ आती है, बट अभी की आगे की जो प्लानिंग है ये टूट कैसे नहीं पा रही? वो इसलिए नहीं होता है कि जो भी एक देश है जो कॉर्नर हो जाता है, इजराइल को देखिए, छोटा सा देश है लेकिन इसके आसपास सब दुश्मनों से घिरा है, तो इजराइल मतलब डिकेड से इनके खिलाफ लड़ता जा रहा है। सेम इज द मेंटालिटी फॉर ईरान। ईरान तो बहुत बड़ा देश है, मतलब इजराइल के मुकाबले। क्या मेरी समझ से हम लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि ईरान का साइज फ्रांस के 3 गुना से ज्यादा है। फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, यूके को मिला दो तो उन सबसे ज्यादा बड़ा है ईरान। ये साइज है ईरान का। तो आप समझते हैं क्या इट इज इजी टू विद अ ग्राउंड ऑफेंसिव? साइज देखिए ना, ठीक है। वियतनाम का जो साइज है, इट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ईरान इज कैन नॉट बी दैट इजी। रही बात आपके IRGC की क्वेश्चन की, IRGC का माइंडसेट, IRGC का की लॉयल्टी इज टू द सुप्रीम लीडर, और जैसे ही सुप्रीम लीडर को उन्होंने टारगेट किया, ईरान ने कुछ छुपाया नहीं, ओपनली एडमिट किया कि हाँ हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन हमारा सेकंड तैयार है। 1 दिन की बात थी, 1-2 दिन में उन्होंने फिर वो एक्सपर्ट्स की जो मीटिंग हुई और उसके बाद में उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया कि उसका बेटा मुश्तबा खामेनी बनेगा। वो बन गया। सो उनकी ये अनब्रोकन है, उनका जो चेन ऑफ कमांड है वो अनब्रोकन है, जो कि हमने पहले चर्चा की थी, आपस में डिस्कशन किया था कि वो एक कंटिजेंसी प्लानिंग की हुई है कि इसकी जगह कौन आएगा और इसकी जगह कौन आएगा। पर इतनी सही प्लानिंग कैसे बैठ रही है? नहीं, वो प्लानिंग इसलिए बैठ रही है क्योंकि इन्होंने पिछले 30-35 साल से तैयारी कर रहे हैं। जब इराक में अमेरिका आया था तब से इनको मालूम था कि अब, और क्योंकि जब वो इराक पे जा सकते हैं जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और इवेंचुअली मिला भी नहीं कुछ। ईरान के खिलाफ तो उसके बहुत पहले से चल रहा था अमेरिका की मुहिम की भी, हमें ये एनरिचमेंट क्यों कर रहा है, ये एनरिचमेंट कर रहा है तो कल को बम बना लेगा। और अब तो और खतरा है इनको। अब खतरा है कि शायद ईरान अपनी सर्वाइवल के लिए टेक्निकल बम ही ना बना ले। यू सी, ईरान में काबिलियत है, इसीलिए तो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के इंस्पेक्टर्स बार बार आना चाहते हैं और आते भी रहे हैं पहले। ईरान में काबिलियत है, इसीलिए तो US इनके ऊपर अटैक करता है कि ये न्यूक्लियर वेपन ना हासिल कर लें। और अब जब लड़ाई हो गई है खुल्लम खुल्ला, तो फिर एक ये खतरा बना रहेगा कि इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, कैपेबिलिटी है टू पुट इट टुगेदर, तो हो सकता है ये छोटा बॉम्ब ना बना ले। ये पता कैसे चलता है कि किसी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं? टेस्ट तो करते ही हैं, बट हाँ, वो आजकल ये टेस्ट को हाइड करना बड़ा मुश्किल है। रिसेंटली US ने भी कोई टेस्ट किया, बहुत अंडरग्राउंड जाके किया, बट इवन दैट केम आउट इन द पब्लिक। आजकल जिस तरीके से इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस टूल्स हासिल हैं, सैटेलाइट इमेजरी, बाकी सीस्मिक एनालिसिस, उसमें क्या है कि इसको छुपाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है एक टेस्ट करना एक न्यूक्लियर डिवाइस को। ईरान के पास होगा या नहीं होगा? नहीं, अभी तो ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनको नो हाउ हासिल है, स्पेशली इनके पास चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की आर हेल्पिंग देम, वो अपने नो हाउ इजीली दे सकते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है कि दे गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ईरान हमेशा कहता रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते, बट अब ओवरऑल खुला अटैक कर दिया है उनके ऊपर। नहीं, पर सर इसमें ऐसा अगर हम एक्सट्रीम एंड ही सोच रहे हैं तो फिर यही होगा ना कि कोई एक देश, अगर ईरान कल को अगर न्यूक्लियर बॉम्ब किसी से लेता भी है, कुछ ऐसे ही अगर कुछ प्लानिंग हो भी जाती है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फोड़ देता है तो ये पूरे दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा ना। आई नो होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, मेरे हिसाब से न्यूक्लियर डिवाइस या न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए नहीं लिया जाता कि आप उसको फोड़ दें। वो इसलिए होता है, इसको हासिल इसलिए करते हैं कि फिर ये एक डेटरेंस होता है
ये डेटरेंस होता है कि दूसरे देश आप पे अटैक नहीं करेगा कि भी उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक लेवल के बाद अटैक नहीं करेगा। ये हमने लीबिया में देखा, ये हमने यूक्रेन में देखा। जब उनको कहा गया कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज छोड़ दो, और बाद में लीबिया का कदाफी का हाउ ही वाज किल्ड इन 2011, तो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है, न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी, ये एक किस्म से इंश्योरेंस होती है। अगर यूक्रेन ने जब उस टाइम पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी गिव अप नहीं की होती तो रशिया अटैक नहीं करता, ये जाहिर बात है। सो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की इज एन इंश्योरेंस, नॉट टू कि वो कर दे और फिर पूरी दुनिया में हो जाए, वो तो अलग कोई बात है। कंट्री कभी भी फ्यूचर में ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसा? मुझे तो लगता है कि ये सब इंश्योरेंस के तौर पे हैं। हम सब देशों के पास 9 कंट्रीज हैव इट, 9 कंट्रीज मतलब 9 देश ऐसे हैं जिनके पास ओवरटली न्यूक्लियर बॉम्ब है एडमिटेडली, और 20 ऐसे देश और हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मतलब एनरिचमेंट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, मतलब वो जो इस्तेमाल करके अपने डिफरेंट यूजेस के लिए, नॉट फॉर वेपन्स कैपेबिलिटी। उसको वेपन कैपेबिलिटी में टर्न करने में फिर मतलब कम समय लगता है। दैट इज सबसे ज्यादा यूएस के पास है? ऑफ कोर्स, आई थिंक सो। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द फिगर्स रशिया और यूएस के बीच में। आई थिंक यूएस इज मोर देन रशिया। राइट। या एक टाइम था जब सोवियत यूनियन के पास ज्यादा थे। बीन काउंट मतलब ये जो नंबर डोंट मैटर, बट मे बी वो एक वही चीज है कि हमारे पास ज्यादा है, हम ज्यादा ताकतवर हैं उस इवेंट्स में। मेरे हिसाब से जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास शायद 2-4 नंबर हमारे से ज्यादा हैं। वो 2 बम भी काफी हैं, एक ही काफी है पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए। कितनी पावर होती है न्यूक्लियर बम के? देखिए, जो आजकल जो बम है, जो हिरोशिमा नागासाकी के बम थे, वो 15-20 किलो टन के थे। आजकल जो इट इज अनइमेजिनेबल, जो हमारे अब जो बॉम्ब्स हैं वो कहीं बड़े हैं। तो वो एक छोटा सा बॉम्ब जो था उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया और लाखों में जो लोग चले गए। तो आज की तारीख में जो बॉम्ब्स हैं वो अगर कहीं ड्रॉप किया जाता है तो उससे तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसीलिए एक छोटा और कॉन्सेप्ट आ गया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। वो कैपेबिलिटी और मुश्किल है कि छोटा 1 किलो टन का बॉम्ब हो, छोटा हुआ, जो एक छोटे एरिया में गिराया जाए ताकि उसका कंटेन स्प्रेड जो है वो कंटेन किया जा सके। राइट। सो बट ऑल इन ऑल दीज आर, आई थिंक वी शुड मूव अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन। अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं तो जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि फर्टिलाइजर्स और सिर्फ तेल नहीं है बल्कि काफ़ी चीज़ें ज़्यादा इफेक्टेड है। सबसे ज़्यादा कौन सा देश इफेक्टेड है? ऐसे कह पाना शायद मुश्किल होगा, मतलब आई डोंट हैव द फिगर्स ऑफ हैंड, डेटा ज़रूर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से चाइना इफेक्टेड था एज ए बिग एनर्जी। लेकिन चाइना एंड ईरान आर अलाइंड, तो ईरान ने चाइना की शिप्स को अलाउ किया हुआ है। ओके, फिर इंडिया को अलाउ किया हुआ है। हम चाइना और इंडिया आर द वेरी बिग एनर्जी यूजर्स इन द वर्ल्ड टुडे। यूएस वगैरह में कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि यूएस के पास ऑयल, यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, तो उसके पास अपना तेल है। रशिया के पास अपना तेल है, वो तो खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया और यूएस। इनके यूरोप इज इफेक्टेड, और कई ऐसे छोटे देश हैं आसपास जिनको इफेक्ट होता है बिकॉज सभी यहाँ से तेल लेते हैं। जापान यहाँ से तेल लेता है, तो सो दैट वे मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर इफेक्टेड। राइट। अब जैसे अगर हम वर्ड्स की बात करें, अगर हम पास से समझना चाहें, अब जैसे अभी आपने कहा कि एलपीजी का भी देश में कहीं से एक क्राइसिस देखा जा रहा था, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो तेल का दाम भी बढ़ता है और रुपी भी इस वक्त ऑल टाइम लो में चल रहा है। जब ऐसे वॉर होती है तब हम एज एन इंडिविजुअल कैसे इसको देखा जाना चाहिए, और पास से हमें क्या समझ आता है कि ये कैसे वापस आता है, रिकवरी कैसे होती है कोई भी देश की, अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात करें? देखो, मेरी समझ से मार्केट्स में तो उथल पुथल आएगी। आप देख रहे हैं सेंसेक्स गिर गए हैं, मार्केट्स डाउन हो गई हैं, हमारा रुपी डॉलर के खिलाफ
गिर गया, इट्स गॉन डाउन टू इवन टच 95, अभी 94 पॉइंट सम 8 पे रुका हुआ है। तो ये तो टर्मोइल रहेगा, जब तक ये लड़ाई रहेगी तो ये टर्मोइल रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। जैसे एक दिन ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैं 5 दिन का रिप्रीव देता हूँ, अगले हम 5 दिन सीज फायर करेंगे, लेकिन फिर मार्केट थोड़ी संभल गई। ये सब सेंटीमेंट है मार्केट तो इन एनी केस। तो वो ऐसी न्यूज़ पे अगर कल को न्यूज़ आ गई कि भगवान ना करे, अगर खुदा ना खास्ता न्यूज़ आ गई कि ये लैंड फोर्सेस जा रही हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड जा रहे हैं, तो फिर मार्केट गिर जाएगी। सो ये टर्मोइल रहेगा। शॉर्टेजेस तो आना लाजमी है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी इंडिया में प्राइसेस का थोड़ा शॉक गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए ताकि ऑयल करेक्शन पेट्रोल डीजल जो है हमारे को फ्यूल जो है उस पे रेट ना बढ़े। लेकिन ये कब तक होल्ड कर पाएंगे? कुछ समय के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं होगा ये भी। तो दैट डिपेंड्स कि ये कब हालात नॉर्मल होंगे। उस नॉर्मलाइजेशन में इंडिया इज स्लाइटली बेटर ऑफ, क्योंकि हमारे टैंकर्स को वो अलाउ कर रहे हैं आना। लेकिन जिस तरीके से ऑयल फील्ड्स आर बर्निंग, ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन कम हो गई है पूरे गल्फ में, तो उससे भी इफेक्ट हिट हो जाएगा। आपके टैंकर्स अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जहां से आप ऑयल लेते हैं वहां से आपको थोड़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन हमारा एक और फायदा है, एक तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया क्योंकि आप कह रहे हैं इंडिविजुअली कैसे देखा जाए, जिस तरीके से हमें हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अलाउड है, तो वहां से जो आता रहेगा। प्लस हम लोग रशिया से अपना ऑयल स्टेप अप कर दिया हमने और बढ़ा दिया है। कुछ आने में टाइम लगता है, कुछ जब आप स्टेप अप करते हैं, टैंकर्स भरेंगे, आएंगे, इट विल टेक लिटिल टाइम। लेकिन फिर हमारी इंडिया इज स्लाइटली एट एन एडवांटेज कंपेयर टू लेट्स से यूरोप, कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज। हमारे को दोनों तरफ से ऑयल मिलेगा। इसको इंडिविजुअली तो ये लेना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमारे को शॉक एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में मार्केट में जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते थे, अब होटल्स तो वी हैव स्विच्ड ओवर टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड हॉट प्लेट्स, एंड वो ठीक है। लेकिन छोटा टिक्की वाला, चाय वाला, ठेले वाला क्या करेगा? तो वो उसकी जीविका तो हिट हो रही है ना। तो वो एक शॉक्स हैं जो आएंगे कॉमन मासेस में। तो हो रहा है कई जगहों पे एलपीजी की जहाँ शॉर्टेजेस हैं वो घर में नहीं मिल रहा है। जिसके घर में, हमारे घर में पाइप गैस है तो हमें फर्क नहीं पड़ता एज ऑफ नाउ। तो ये हमारे को तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे को कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे कई देशों में मैंने देखा है, सुना है कि इन्होंने स्कूल 3 दिन कर दिया। आई थिंक पाकिस्तान में स्कूल 3 दिन, किसी देश में वर्क फ्रॉम होम वगैरह, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। तो जितना आप गाड़ियां कम चलाएं, जितना आप कंजम्पशन कम करें, जितना बिजली की कंजम्पशन कम करें। किसी एक देश में मुझे याद है, आई एम फॉरगेटिंग विच कंट्री, इन्होंने कहा कि आप एस्केलेटर और लिफ्ट ना लें, पैदल सीढ़ियों पे चढ़ें। सो वी हैव टू फाइंड आउट न्यू वेज एंड मीन्स ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट। इंडिया में आ सकता है स्टेट अभी के हिसाब से तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा वी आर बेटर ऑफ, क्योंकि हम दोनों तरफ से ऑयल ले रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी हमारे लिए खुला है। वो हर शिप टू शिप बात, हर केस में केस बाय केस बात करनी पड़ती है। वो सब हो रहा है, तो प्रोसेस आप न्यूज में आता है। और दूसरा, रशिया से भी हमारी चैनल्स फिर खुल गई। ऑयल के अलावा कहीं पर और, जैसे मैंने बताया आपको, एलपीजी एलपीजी का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने एलपीजी का हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है अदर देन द करंट फ्लो? आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को इतना नहीं पता। लेकिन शायद एलपीजी हम लोग वहाँ से लेते थे। लेकिन आई एम श्योर वी विल फाइंड सम न्यू वेज। अब देखिए, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। सो अगर ये नहीं होगा तो हम दूसरे तरीके ईजाद करेंगे। राइट। फ्यूचर में ये साइंस कैसे, जब हम एक वॉर की बात करते हैं, जब इस तरह होता है, साइंस क्या आने लग जाते हैं ड्यूरिंग सच सिचुएशंस, जिससे कि पता चलता है कि कोई भी युद्ध जो है वो वॉलेटाइल हो रहा है, या मे बी चीज़ें बेटर हो रही हैं या सेटल हो रही हैं? एक कॉमन मैन को तो ये है कि ये शॉर्टेजेस अगर बढ़ती जाएं तो कॉमन मैन रियलाइज दिस। आपका अगर रुपी डॉलर ट्रेड आपका महंगा हो रहा है तो गुड्स महंगे हो जाएंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ जाएगी। कोविड में क्या हुआ था? फॉर अ डिफरेंट रीजन हर चीज़ महंगी हो गई थी ना, तो महंगाई बढ़ जाती है, तो कॉमन मैन को वो हिट करता है। फिर शॉर्टेजेस आती हैं, शॉर्टेजेस हर चीज़ में आएंगी। मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि ट्रैक सूट्स महंगे हो गए हैं।
क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल जो स्पोर्ट्स अपैरल होता है, इसमें ये भी पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स है इसमें। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको चीज़ें महंगी होंगी, राइट। ये हिट करता है। शॉर्टेजेस होंगी एक तरफ, दूसरी तरफ चीज़ें महंगी होंगी, ये कॉमन मैन को ज़्यादा हिट करता है। जब हम हिस्ट्री के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत पर हमला किया था, तब भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि तेल के प्राइसेस बढ़ गए थे और सप्लाई कटा था। तो उस वक्त भी इंडिया का जो फॉरेक्स था वो इतना गिर गया था कि हमने अपना सोना भी गिरवी रखा था। जी। ये सिचुएशन कब आती है और उस वक्त से हम आज क्या सीख सकते हैं? उस वक्त देश का माहौल कैसा था? और ऐसी जब सिचुएशन पहले भी अगर मिडिल ईस्ट में कभी भी इन द पास्ट लड़ाई हुई है, उस वक्त क्या क्या चीज़ें इंडिया में देखी गई? देखो, उस वक्त इंडिया की एक माली हालत, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत लो थी। 1991 की आसपास की 90s में, जो अर्ली 90s में हमारे सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे, फॉरेन रिजर्व्स जो थे, वो बहुत कम थे और हमारे को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा, जैसे आपने बताया। आज की तारीख में इफ आई हैव माई फिगर्स राइट, हमारा फॉरेक्स रिजर्व इज 720 बिलियन के ऊपर है, 726 ऐसे कुछ है। तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत है, देयर इज नो डाउट। तो 91 से अगर हम आज की कंपेयर करते हैं तो इंडिया इज इन ए मच स्ट्रॉन्गर प्लेस, इकोनॉमिकली वी आर मच बेटर ऑफ, यानी कि माली हालत हमारी बहुत ज्यादा अच्छी है पहले के मुकाबले, उस 91 की, आज से 35 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं। और डिप्लोमेटिकली या जहाँ जैसे कि एक इंडिया की लाइक एन एस्पिरेशनल लीडरशिप, इंडिया इज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया की G7 में हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, तो हमारी एक असेंडिंग पावर है। और लीडरशिप हमारी इतनी स्ट्रांग और बोल्ड है इस वक्त, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसकी सुनवाई बहुत होती है। यानी कि डिप्लोमेटिक फोरम में कई जगहों पे चर्चा हो रही है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो कि इन सब देशों से बात करता है। अमेरिका से, इजराइल, सबसे रिलेशन हमारे अच्छे हैं, अमेरिका से, इजराइल से, ईरान से, गल्फ कंट्रीज से, सब, और सबसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं। सो हमारी हालत तब और अब में मेरे हिसाब से तो जमीन आसमान का फर्क है। राइट, राइट। अब जब आप ऐसे देखते हैं, जब ट्रंप की स्टेटमेंट्स आती हैं कि इंडिया के लिए या इंडिया के पर्सपेक्टिव में, जब हम देखते हैं कि ट्रंप ने बोल दिया कि इंडिया को कि हमने आपको कॉल किया, या एक तरह से इसको लोग ऐसा परसीव करते हैं कि यूएस बेसिकली इंडिया को कहीं से डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? हाउ डू यू लुक एट ट्रंप ड्यूरिंग दिस सिचुएशन? सो आई लुक एट इट लाइक दिस कि मेरे को लगता है कि इंडिया को से एंगेज करना बहुत जरूरी है यूएस को, फॉर मेनी रीजंस। अगर वो ट्रंप कहता है हमने कॉल किया या टैरिफ्स की बात करता है, तो हमारा आर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, जैसे पहले इन्होंने बहुत बार कहते रहे कि हमने लड़ाई रुकवाई है इंडिया पाकिस्तान की, जब सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, और इंडिया ने लगातार उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पाकिस्तान को अगर बोला होगा कि सीज फायर के लिए मांग लो तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे को तो नहीं बोला आपने। वो कहता रहे, कितनी बार बोला उन्होंने, अनगिनत बार बोला है। और अभी भी ड्यूरिंग दिस वॉर उनको जरूरत पड़ी कि उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की। तो वही जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की एक पहचान है जिसको अब नकारा नहीं जा सकता, और इसलिए वो उनका बात करना जरूरी है। वो डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया को, ऐसा कुछ नहीं, उनको एंगेज करना बहुत जरूरी है। वो हमारे को बल्कि किसी हालत में नहीं अपनी विल इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, ना टैरिफ में, ना रशियन ऑयल खरीदने में रोक पाए, ना रशिया से वेपन खरीदने में रोक पाए। तो हम तो अपने डिसीजंस ले रहे हैं, हमारी लीडरशिप, हमारे कंट्री, हमारा देश अपने डिसीजन ले रहा है। बट टैरिफ तो फिर भी लगे ना। तो टैरिफ लगे, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले कम ना। वो तो अमेरिका ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप की एक फिलॉसफी है, उसने बहुत सारे टैरिफ लगाए, इवेंचुअली फिर इंडिया पे कम हो गए ना, कंपैरेटिवली स्पीकिंग।
compared to other countries. ओके हम ये कब कंसिडर करते हैं कि अब जैसे अक्सर लोग जब ऐसी हर जगह जब वॉर्स देखते हैं तो लोग मोस्टली ये एक लेमन स्टेटमेंट लोग बोल देते हैं कि अब तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, हम वर्ल्ड वॉर को कैसे समझ सकते हैं? और ये जितने भी वॉर्स अभी चल रही हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में कहीं पर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है? देखिए, concept of war has changed. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर होता, दोनों फोर्सेस ट्रेंचेस में बैठ के एक दूसरे को फायर करते थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैन्यूवर वॉरफेयर आ गया, टैंक्स आ गए, एयर एलिमेंट, एयर पावर आ गई. जब बॉम्बिंग लंदन की या बर्लिन की होती थी तो कितने सारे कोलैटरल डैमेज होता था, यानी कि सिविलियन ना चाहते हुए भी सिविलियन के ऊपर हो जाते थे, कैजुअलिटीज होती थी. तो उस समय वॉरफेयर अलग था. आज का वॉरफेयर बड़ा अलग है. मिडिल ईस्ट जो जो मिडिल ईस्ट में अब हो रहा है, जो अमेरिका ने, इजराइल ने जो अटैक किए ईरान पर, या ईरान ने जो अटैक किए यूएस बेसिस पे, जहां जहां पे भी अटैक किया है, कोई भी आर्मी क्रॉस नहीं की है बॉर्डर अभी तक. ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों में ना हमारी आर्मी ने क्रॉस किया, ना उनकी आर्मी ने क्रॉस किया. ये मिसाइल वॉरफेयर था. इवन एयरफोर्स ने क्रॉस नहीं किया. आप स्टैंड ऑफ अटैक्स करते हैं. तो द नेचर ऑफ वॉरफेयर हैज चेंज. जब आप बोलते हैं वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिफरेंस था, मैंने बताया कि जब एयर आर्म आ गया तो कितना ज्यादा, पहले वो सेनाएं ज्यादा लड़ती थी, अब फिर सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत होने लगी हैं. आजकल अगर आप ये प्रॉक्सी एलिमेंट देख लें, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, या अपने पाकिस्तान में एलईटी, एचएम और जैश ए मोहम्मद, ये अगर आप प्रॉक्सी एलिमेंट देखते हैं तब तो वो तो सिर्फ सिविलियंस को ही टारगेट करते हैं. तो ये वॉरफेयर हैज चेंज टू दैट एक्सटेंट. अब जो है, तो वर्ल्ड वॉर किसको कहेंगे, मेरे ख्याल से उसको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा. Sure. क्या वर्ल्ड वॉर पहले था कि जर्मनी ने इतने इन देशों पे कब्जा कर लिया था? आज कब्जा करना एक अलग चीज है. कब्जा कैसे होता है? व्हाट इज नोशन ऑफ विक्ट्री? कब्जा क्या है, विक्ट्री क्या है, वो रीडिफाइन करना पड़ेगा. आज आप दिमाग के माइंड स्पेस को कंट्रोल करते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ, सोशल मीडिया के साथ, साइबर अटैक्स के साथ आप दिमाग को कंट्रोल करते हैं. टैरिफ वॉर्स है, ग्लोबल वर्ल्ड है. जो देश बिल्कुल इस अटैक में इन्वॉल्व नहीं है, उसमें भी महंगा पड़ रहा है. हमारे देश का चाय बनाने वाले को का क्या इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सबसे पहले उसको असर पड़ा, एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है. ओके, सो नोशन ऑफ वॉरफेयर हैज चेंज. मतलब नोशन ऑफ किसको हम वर्ल्ड वॉर कहेंगे, जो पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट करे, वो तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो रहा है. और अगर ये चलता रहा, खुदा ना खास्ता अगर ये और चला 6 महीने, तो ये बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगा सबको. तो इज दैट वर्ल्ड वॉर? मे बी वर्ल्ड वॉर का एक मतलब जो मतलब चेंज हो गया. करेक्ट. वही मैं कह रहा हूं कि अब वॉर का मतलब चेंज हुआ है. वर्ल्ड वॉर किसको बोलेंगे? मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर हमें उसको बोलना चाहिए जिससे कि पूरी दुनिया पे असर पड़ जाए, और वो हो रहा है धीरे धीरे. इसमें कोई एक देश दूसरे देश की टेरिटरी को नहीं आज के देश में कब्जा करना चाहता. पर विजेता कौन होगा, जीतेगा कौन? तो अब विजेता, व्हाट इज विजेता? विक्ट्री. नोशन ऑफ विक्ट्री क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के लिए सबसे पहले जो उन्होंने कहा था, नोशन ऑफ विक्ट्री था कि हम रेजिम चेंज करेंगे. वेनेजुएला में उन्होंने प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, तो चेंज हो गया ना. इधर उन्होंने एक को मारा, उसका बेटा बन गया, तो फिर रेजिम चेंज नहीं हुई ना. मतलब जो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो प्रोटेस्ट जो हो रहे थे पिछले साल ईरान में, वैसे ही जब हम ऐसे अटैक करेंगे तो सड़कों पे उतर आएंगे लोग, और लोग जब सड़कों पे उतर आएंगे तो वो एक जलजला होगा, एक रिवोल्ट होगा और तख्ता पलट हो जाएगा. उल्टा हो गया. क्यों? उन्होंने आयतुल्लाह को मारा. आयतुल्लाह इज ऑल्सो द हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर. उन्होंने तो अपनी तरफ से रेजिम चेंज किया. इट इज नॉट लाइक प्रेसिडेंट मडूरो. ये उनका पोप है, मतलब उनका रिलीजियस हेड भी तो है. जो लोग वो सोचते थे कि प्रोटेस्ट करेंगे, वो लोग अब सड़कों पे उतर आए हैं और डेथ टू अमेरिका बोलते हैं. अब वो ये नारे लगा रहे हैं. सो रेजिम चेंज तो नहीं हुआ.
नोशन ऑफ विक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो इनकी नोशन ऑफ विक्ट्री था कि रेजिम चेंज करेंगे, इनकी नोशन ऑफ विक्ट्री है कि इनके यूरेनियम एनरिचमेंट और ये सब फैसिलिटीज को हम तबाह कर देंगे, पर वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो क्या अचीव क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो नोशन ऑफ विक्ट्री अब किसको, अब अमेरिका भी एक झुंझलाट में है और एक शशोपंज में, डायलेमा में है कि हम किसको नोशन ऑफ विक्ट्री, हाउ डू वी से कि हम जीत गए। मेरी समझ से आज की तारीख में अगर ईरान कहता है कि हम जीत गए आज की तारीख में, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि अगर आप दुश्मन को उसके एम अचीव करने से रोक सकते हो तो आप जीत गए हो। और वही ईरान ने किया, बल्कि ईरान ने कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा एक्सपैंड कर दिया। राइट। ईरान ने जो मिसाइल्स लॉन्च करी थी वो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज से करी, जो कि जैसे हमने डिस्कस भी किया कि काफी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी। क्या इंडिया ने भी ऐसी कुछ अंडरग्राउंड मिसाइल रेंज फैसिलिटीज बनाई है? देखिए, पहली बात तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। यू नो, वी शुड नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स इन पब्लिक डोमेन। मतलब हमें नहीं चाहिए कि हम इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, ये चीजें हैं जो सिक्योरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ईरान कर सकता है या दूसरे देश कर सकते हैं, तो यू थिंक हमने नहीं किया होगा? अब सो वी आल्सो हैव लर्नड आवर लेसन्स। और आप देखिए कि हमारी जो हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी 80 साल में, राइट। तो वी हैव आवर ओन एक्सपीरियंसेस। क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये आया था आईएनएस वर्षा, द सबमरीन सिटी। ये भारत का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है जो कि विशाखापट्टनम के पास बन रहा है। इसमें पहाड़ों को काटकर कुछ इस तरह से बना, ये पब्लिक डोमेन में था। हाँ है, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। राइट। मैं जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। कैसा है? जाहिर है कि अच्छा है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, श्योर, लेकिन उसको मतलब इन पब्लिक डोमेन ये है कि हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं। क्या है, कितनी है, क्या लोकेशन है, वो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। राइट। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था आपका जो रवैया था चाइना को लेकर। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज यूएस तो नहीं चाहेगा ना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना। मे बी चाइना को रास्ते से हटाना चाहे। सो दे जस्ट वांट टू, चाइना को मतलब रास्ते से तो नहीं हटा सकते। वो चाइना और इज नंबर 2, तो वो गैप क्लोज कर रहा है। वो चाहेंगे कि चाइना की स्पीड रोक दी जाए, कम हो जाए। अच्छा, अमेरिका के किसी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने ये कहा था ना कि हम इंडिया को चाइना बनने नहीं देंगे। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा था हम ये वही मिस्टेक, उनके एक अंडर सेक्रेटरी ने कहा था कि हम वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक एज वी मेड विद चाइना। क्या मिस्टेक? मतलब कि इन 70s जब कोल्ड वॉर थी, एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर, यूएसए एंड यूएसएसआर वर द 2 सुपर पावर्स। तो उन्होंने यूएसएसआर के खिलाफ चाइना को थोड़ा सा खड़ा करना चाहा और उन्होंने चाइना को टेक्नोलॉजी दी। निक्सन के टाइम में, और हेनरी किसिंजर उसका उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इन्होंने बड़े विजिट्स किए, पाकिस्तान को कंड्यूट की तरह इस्तेमाल करते हुए चाइना में विजिट्स किए और चाइना को बहुत टेक्नोलॉजी दी, हेल्प किया कि चाइना एक पावरफुल टेक्नोलॉजीज ले ले और एक वो बन जाएगा एज ए बुलवार्क अगेंस्ट सोवियत यूनियन। अब इंडिया का राइज देखते हुए, क्योंकि वो पहले इंडिया को सोचते थे कि इंडिया इज ए बुलवार्क अगेंस्ट चाइना, तो क्या था, उसने कहा, ओपनली कह दिया कि हम तो वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की, कि हम इंडिया को, क्योंकि इसलिए वो इंडिया को भी, तो हालांकि हम उनके पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं, एलाइज हैं, लेकिन एक हद पे वो अपना हाथ रोक लेंगे, हमारे को उतना ऊपर नहीं आने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से वो अंदाजा लगा होगा सबको, मे बी ये पावरफुल, मे बी इंडिया को जिस तरह से देखा जा रहा होगा कि इंडिया कुड स्टैंड ऑन इट्स ओन। एब्सोल्युटली। ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया, वो उसको क्या बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री सर्कल्स में, स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, थिंक टैंक्स में, वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व में जो अगर चर्चा हो रही है वो ये कि आज तक किसी देश ने दूसरे देश पे अपनी विल इम्पोज करी, मतलब
टोटल डोमिनेशन ले ली इन 4 days, ये नहीं हुआ है। जिस तरीके से हमने उनके एयर बेसेस, पहले टेररिस्ट बेस डिस्ट्रॉय किए, फिर एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए, फिर उनके और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मतलब इंक्लूडिंग उनके स्ट्रेटेजिक एसेट जो किराना हिल्स में थे, हमने सिर्फ माउथ पे दागा। बस वो स्टेटमेंट थी कि हम यहाँ कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने और उनका डैमेज किया, दूसरी तरफ से उनका जो जितने अटैक हमारे ऊपर आए वो ऑलमोस्ट सब विफल हो गए। बहुत कम ऐसे हैं जो अपने निशाने पे पहुंचे। ये इसके हम पुख्ता सबूत पूरे वर्ल्ड मीडिया को दे चुके हैं। तो इससे सबके दिमाग में ये बात है कि रशिया यूक्रेन का समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने तो अपनी लड़ाई 4 दिन में खत्म की। मिडिल ईस्ट में इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई कौन सा है, कौन कौन है? लेट्स नॉट से स्ट्रॉन्गेस्ट एक कौन है, मतलब ओवरऑल यूएई सबसे अच्छा हमारा दोस्त है। सऊदी के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं अभी। और मतलब किस देश में नहीं है? टर्की नहीं, टर्की मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, बट ओमान में हमारा बहुत अच्छे रिलेशन है, बहरीन में अच्छे रिलेशंस हैं, कतर में ठीक हैं रिलेशंस, पूरे नहीं है। जब हमारे वो सेलर्स को इन्होंने जेल में रखा था ऑन सम चार्जेस, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे वहां पर और उन्होंने रिलीज कर दिया था। तो मतलब हमारे रिलेशंस ओवरऑल पिछले 10-1 सालों में बहुत बेहतर हो गए हैं इन सब देशों के साथ। पहले वो सारे देश पाकिस्तान से अलाइन करते थे अगेंस्ट इंडिया, अब वो बाइनरी नहीं है रिलेशनशिप, यानी कि वो अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को एड देता है, पैसे देता है, लेकिन फिर भी इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। सर, आप कश्मीर पे इतने साल रहे, आपसे अक्सर लोग कहते होंगे ना कि सर पीओके कब आएगा, पूछते होंगे ना, तो आप क्या जवाब देते थे? मैं ये कहता हूं कि अगर आप पीओके ले लेंगे, अच्छा आपने पीओके ले लिया, अब क्या करोगे? मैं इधर मुंह करके बोलता हूं, तो अब क्या करोगे? फिर ये लीडर चलाएंगे उसको या फिर आर्मी को भेजोगे? अभी तो हम चर्चा कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन में कितना फ्रिक्शन होगा, ये अगर ताइवान में है तो फ्रिक्शन होगा, तो हम एक कश्मीर को संभालने में हमें 40 साल लग गए, तो फिर एक और ले लें पीओके, तो क्या करेंगे? अब मैं से फिर ये भी सवाल पूछते हैं और आप पूछोगे कि ये तो कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं लीडर्स, वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका काम है स्टेटमेंट देना, काबिलियत रखते हैं हम टू टेक इट, मिलिटरीली काबिलियत रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? उसको स्टेटमेंट पे रहने दें तो ठीक है। यानी मेन हम ये कह रहे हैं कि पीओके अगर आ भी जाता है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? नहीं, मैनेज मतलब फिर हमारे इट विल कीप ड्रैगिंग आवर इकोनॉमी डाउन। कश्मीर में कितने हमारे फोर्सेस डिप्लॉयड रहे हैं इतने टाइम से, अब थोड़ी खुशहाली आनी शुरू हुई आर्टिकल 370 के बाद। अब पिछले 5 सालों में इतना अच्छा होने लग गया कि पाकिस्तान से रहा नहीं गया, उन्होंने पहलगाम किया कि भाई सारी दुनिया तो चल पड़ी, तो हमारे को भूल जाएंगे सब लोग, इसलिए उन्होंने अटैक किया। जस्ट फॉर रेफरेंस, 370 से पहले और बाद में क्या फर्क था? देखिए ऐसे है कि 300, ये जब मैं कोर कमांडर था, मैं तब से बात करता हूँ क्योंकि मैं हैंड्स ऑन में उस टाइम था, तब हमने तीनों तंजीमों के लीडर को मारा। बुरहान वानी का बहुत बड़ा चर्चा हुई थी, बुरहान वानी, हिजबुल मुजाहिदीन, अब्दुल कासिम, अबुल जिंदल, LET, JEM, सबके हमने लीडर्स को मारा था उस टाइम 2016 में। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने उड़ी के एवज में। लेकिन बहुत द वैली वॉज बर्निंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई उसके बुरहान वानी के बाद, बहुत ज़्यादा सिविलियन जो प्रोटेस्ट करते थे उनको पहले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई 4-5 महीने। उसके बाद धीरे धीरे मिलिटेंसी कम होने लगी, लेकिन रिक्रूटमेंट होती थी। आर्टिकल 370 वॉज अ गेम चेंजर। 2019, अगस्त 2019, आर्टिकल 370 हमें बहुत पहले रिमूव करना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी बोल्ड डिसीजन चाहिए थी जो इस सरकार ने ली। बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके बाद अब सिक्योरिटी हैज इंप्रूव्ड। अभी कोई पथराव नहीं होता, कोई हड़ताल और बंद नहीं होता। आपने अब हुर्रियत का नाम ही नहीं सुना। कौन है अभी हुर्रियत में? हुर्रियत कैलेंडर निकालती थी, आज बंद होगा, कल बंद होगा। हुर्रियत का एक कैलेंडर बाकायदा इश्यू होता था खबरों में,
जो कि ISI बनवाती थी, लेकिन जो भी है चलो। लेकिन अब वो इलानी, यासिन मलिक ओपनली एयरफोर्स ऑफिसर्स का मर्डर करके, ओपनली रुबीना सैयद को किडनैप करके, सब पता है कि इसने किया है, लेकिन वो घूम रहा था, अब जेल में है अब तक। तिहाड़ जेल में है ना? हाँ, यहीं पर है, तब से जेल में है। ऐसे कई और ले, मीरवैज इज लाइक हाउस अरेस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि वो है उनका रिलीजियस लीडर, लेकिन ही वाज इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटीज। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए ही नहीं गए थे। ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए, उनकी सरकार को बर्खास्त किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाया, यूनियन टेरिटरी बनाया ताकि हम दिल्ली से गवर्न करेंगे, सिक्योरिटी ठीक है, अभी कोई बंद नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, स्कूल चलते हैं, मार्केट खुलती है, टूरिस्ट जाता है। ये होती है नॉर्मलसी। और इन्वेस्टमेंट आ रही है, न सिर्फ देश में, विदेश से। जितने प्रोजेक्ट्स, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब विलेजेस में जितना पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये वहां पर जो खुशहाली है, वहां का यूथ, आप इमेजिन कर सकते हो। यू आर ए यंग मैन राघव, आपको मैं बोले कि यहाँ पे आप कभी मल्टीप्लेक्स नहीं जाओगे, आप नहीं मानोगे ना। आपके पास हैं तो आप जाते हो, उनके पास एक सिनेमा नहीं था, मल्टीप्लेक्स तो छोड़ो, एक सिनेमा नहीं था कश्मीर में, एक डोमिनोज नहीं, एक हल्दीराम नहीं, आप सब है। आज मल्टीप्लेक्सेस हैं, आज डोमिनोज है, KFC है, हल्दीराम है, नाम सब कुछ है। ये जो यूथ है उनका, जो वो YouTube में देखते थे, आज वो अपनी गलियों में देख रहे हैं। तो ये है डिफरेंस। सो दिस डिफरेंस, और ये पाकिस्तान को गवारा नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने पहलगाम अटैक कराया, ताकि ये सब लोग क्या यार, तो नॉर्मलसी की तरफ चल रहे हैं, ये तो भूल गए हमारे को, तो पहलगाम इसलिए था। फिर करेंगे, मैं ये नहीं कहता, फिर छोटा रेड फोर्ट पे जो हुआ था वो भी सेम यही, मतलब वो तो हमें एक मॉड्यूल तोड़ दिया, वो तो 32 अटैक होने वाले थे, बहुत बड़ा रैकेट था। तो वो तो एक कार बम ब्लास्ट हो गया, कार ब्लास्ट हो गई, लेकिन और ज्यादा होने वाले थे। तो ऐसे, मैं ये नहीं कहता कि ये लास्ट है। अभी परसों की न्यूज में एक ऐसा ही मॉड्यूल हमने बर्स्ट किया, कोई कार बम अटैक नहीं हुआ, इसलिए वो न्यूज नहीं बना, बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं हुई। परसों की न्यूज है दिल्ली में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वन मॉड्यूल हैज बीन बस्टेड, जो कि अटैक करने वाला था एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिल्ली। अगर सर हम आगे की वॉरफेयर की बात करें, AI जो आने वाली वॉर है उसको कैसे बदलेगा, जो आने वाला समय है, जैसे हमने बात भी की कि किस तरह से जब कोई वर्ल्ड वॉर कहता है कि जीत रहा है कोई देश, तो अब पैरामीटर अलग है। उस हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कि AI जो वॉरफेयर है उसमें किस तरह से रोल निभाएगा? अब जैसे चाइना में भी बोल रहे थे आर्म्ड रोबोडॉग्स यूज किए जा रहे हैं, तो ऐसे आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस हमें आने वाले टाइम में दिखेंगे? ये आर्म्ड रोबोडॉग्स हमारे आर्मी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, रोबोडॉग्स हमने भी शुरू कर दिए। सो दिस इज बाउंड टू हैपन। सब ये कोई नई टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, लेकिन टू योर क्वेश्चन कि AI कैसे बदलेगा, लड़ाई में बहुत सारी इनपुट्स आपको आती हैं, और आपको उनको प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है, और फिर सेंसर टू शूटर एलोकेट करना है। तो ये सब चीजें जो हैं, अब इतना सारा डेटा इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं हो सकता, तो ह्यूमन माइंड को टाइम लगता है। सो AI इज गोइंग टू हेल्प इन दैट। आप मान लो आपने हजारों में सैटेलाइट पिक्चर देखोगे, तब आपको जाके पता लगेगा डिफरेंस क्या है, और कहाँ पे कुछ डिफरेंस आ गया, या कहाँ पे कोई मूवमेंट है, कहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, जिससे कि पता लगता है कि यहाँ पे कुछ फोर्सेस मूवमेंट हो रही है। ये AI कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में करके दिखा देगा, जबकि इंसान तो बहुत सारे लोग बैठेंगे तब भी इनएक्यूरेटली कर नहीं पाएंगे। इंटेलिजेंस इनपुट्स ऐसी आएंगी, मिसाइल्स, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं मिसाइल्स की, अब मिसाइल्स आ रहे हैं तो कहाँ से रडार से कहाँ से उड़ रहे हैं, डिफरेंट रडार्स के सबको इकट्ठा करना, सबका एनालाइज करना और इमीडिएटली डिसीजन देना, ये AI का काम है। तो AI इज गोइंग टू हेल्प अस इन प्रोसेसिंग ए ह्यूज मास ऑफ डेटा, इतना डेटा जो कि ह्यूमन माइंड करने में बहुत टाइम लगाएगा, जब तक बहुत लेट हो जाएगा।
तो दैट्स वेयर AI इज वेरी। बट अभी आपको ये लगता है जैसे अभी आने वाले टाइम में जिस तरह से हम वॉरफेयर देख रहे हैं, ये बिकॉज आई थिंक यूएस ने भी बताया था कि उसने क्लाउड यूज किया था अभी इस वक्त जब इन्होंने अटैक किया। एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसा सोच सकते हैं कहीं पे कि ये एक अमेरिकन कंपनी और मे बी कुछ अनबायस्ड एट बैक एंड में हो विच माइट नॉट बी गुड फॉर द आर्मी, डू यू थिंक? मतलब यू कांट रूल दैट आउट। अब जैसे ईरान है, वो तो GPS नहीं यूज कर रहा ना, वो तो चाइना का यूज कर वो तो चाइना का बेदू यूज कर रहा है। चाइना का बेदू क्या है? जस्ट लाइक गूगल का जो हमारा Okay. GPS सिस्टम है, हाँ. इट्स उनके अपने सैटेलाइट्स हैं, उनका सिस्टम अलग है। Okay. तो जैसे हम अगर GPS, हमारा भी अपना इंडिया का हम डेवलप कर रहे हैं, नाविक है हमारा, जो काफी हद तक प्रूव हो चुका है, लेकिन उसमें रिफाइनमेंट्स की जा रही हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में नाविक का इस्तेमाल भी हुआ था। तो हमारा भी अपना सिस्टम है, क्योंकि हम लोग भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जैसे आपने कहा ना, बैक एंड पे कुछ होगा, सो वी कांट रिमेन डिपेंडेंट ऑलवेज। और वो स्टेटमेंट ऑफ दैट अंडर सेक्रेटरी की, मतलब वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक विद इंडिया। तो इंडिया को भी अपना डेवलप करने की जरूरत है, और हम कर रहे हैं, स्लोली बट स्टेडीली कर रहे हैं। एट द एंड अब हम अगर अभी के संदर्भ में देखें, हु इज विनिंग दिस वॉर? बेस्ट सिनेरियो पे कौन है इस वक्त? ये कहना तो मुश्किल है कि बेस्ट सिनेरियो पे कौन है। मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि लड़ाई शुरू किसने की? अमेरिका ने, इजराइल ने। क्या वो अपने एम्स अचीव कर पाए? बिल्कुल नहीं, अभी तक। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ईरान ने क्या किया? ईरान ने लड़ाई को एक्सपेंड कर दिया। ईरान की जीत इसमें है कि एक तो उसने लड़ाई को एक्सपेंड कर दिया, दूसरा वो लड़ाई की कीमत या अपने जो एम अचीव करना चाहते हैं उसकी कीमत, बहुत महंगी भारी कीमत अमेरिका को, उसके एलाइज को चुकानी पड़ रही है। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ईरान का पलड़ा भारी है कि उसने कीमत भारी कर दी। बहुत सारे नुकसान हुआ ईरान को, बहुत सारे डेथ्स हुई ईरान में, वो एक अलग चीज है। मतलब नाउ इट इज ए कंट्री विच इज कॉर्नर्ड। उनकी जो तैयारी थी इस चीज के लिए, उन्होंने वो अपना एम, ईरान ने अपना एम उस हद तक अचीव कर लिया। तैयारी खत्म भी तो हो जाएगी ना, लिमिटेड ही होगा ना, इतना कॉर्नर भी है तो इतना तब तक वॉर स्टैमिना रहेगा क्या बाकी देशों में? ऑलरेडी नेटो एलाइज अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। स्पेन ने अपने बेसिस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अमेरिका तो लड़ता रहेगा एट द एंड, टिल द एंड, वो तो चाहेगा ही ना। इजराइल के हालात कुछ ऐसे हैं कि वो लड़ता ही रहेगा, बिकॉज इट इज उनके एग्जिस्टेंस के लिए एग्जिस्टेंस है। दूसरी तरफ देखें तो इजराइल का जो प्रधानमंत्री है, उसकी अपनी कुछ कंपल्शंस भी हैं पॉलिटिकली। सेम इज द कंडीशन विद डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों की कुछ पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स इन्वॉल्वड। एक पर 3-4 साल तक ईरान सरवाइव कर पाएगा? अब उनका एक लीडर तो कहता था हम 10 साल के लिए रेडी हैं। इज इट? देखो, हम जब ईरान पे अटैक किया था, तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना एक्सपैंड कर पाएंगे। अब तो देखना बाकी है। इनका वॉर स्टैमिना तो हमने देखा नहीं है। रेड सी में जो यहूदी हैं वो अटैक करते रहेंगे? जब तक कर सकते हैं करेंगे, आई एम श्योर। क्योंकि अब तो ये ओपन में आ गया है। वो रेड सी में कर रहे हैं, वो उधर भी तो एक बाब एल मंडेब स्ट्रेट है वहां पे। तो अगर ये सब रोक पाए तो उसकी मतलब द कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत महंगी पड़ रही है पूरे वर्ल्ड को ही, पूरे वर्ल्ड को ना, पूरे वर्ल्ड को। तो इसलिए वो प्रेशर आएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बनता कि बीच में से आ जाए कुछ नहीं। इतनी सी वो जो 33 किलोमीटर है, उसमें भी जो शिपिंग लेन है वो बहुत कम है। डेप्थ बाकी जगहों पे शैलो होता है, वाटर सिर्फ सेंटर में जा सकती है। तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। लैंड है आसपास सब। राइट। ईरान के साथ चाइना, रशिया और कौन कौन मिडिल ईस्ट में होगा? नॉर्थ कोरिया कुछ हद तक। ओके। नॉर्थ मिडिल ईस्ट में तो कोई ऐसा नहीं है जो ईरान का साथ दे रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा, अगर ये चलता रहा तो अब लोगों का एक एप्रीहेंशन है, एक फियर है, डर है कि अब अगर अमेरिका अपने युद्ध के मिशन को हासिल ना कर पाया
तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी इस्लामिक कंट्रीज आपस में मिल जाएं, तो फिर तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है, वर्ल्ड ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा अगर ये सब अमेरिका के खिलाफ हो गए। अब देखना बाकी है कि कितना क्या बट होगा। क्वाइट डिफिकल्ट। अभी जैसे सऊदी दिख रहा है जिस तरह से वो जी। यूएस के साथ अलाइड है, और अभी जिस तरह वो बिजनेस भी कर रहा है उनको, और लेकिन बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी आ जाती हैं, हम्म, बैक चैनल टॉक्स हर जगह चल रही होंगी। हम्म। अभी देखना है कि इससे इंडिया के बैक चैनल टॉक्स कहाँ चल रही होंगी इस वक्त करंटली? इंडिया की हर जगह चल रही होंगी, बट इंडिया इज नॉट ए अफेक्टेड पार्टी इन वॉर एक्सेप्ट शॉर्टेजेस। इंडिया इज नॉट, हमारे ऊपर मिसाइल नहीं बरस रहे हैं, करेक्ट। ना हम मिसाइल दाग रहे हैं, ना हमारी फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं, ना हमारे ऊपर नुकसान हो रहा है। फ्यूचर में हो सकता है हम कहीं पे हिस्सा लें किसी इस लड़ाई में मैं नहीं देखता। किस लड़ाई में आप देखते हो कि इंडिया किसी और कंट्री के लिए इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं, किसी के लिए नहीं होगा? नहीं। जैसे इजराइल, अगर आज इजराइल ने अमेरिका और साथ में अटैक कर रहे हैं एक देश के ऊपर, कोई हम में भी किसी और नहीं, नहीं। रशिया के लिए हम लड़ सकते हैं किसी के साथ? बिल्कुल नहीं, नहीं लड़ेंगे रशिया के लिए नहीं, भी? ये हमारा क्लियर नेशनल पॉलिसी है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि हम अफगानिस्तान में चले जाएं टू पीस कीपिंग के लिए भी, हमने वो भी मना कर दिया कि हम अफगानिस्तान में आ जाएं। हम इंडिया ने मना कर बट दिया। ऑपरेशन सिंदूर में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड इंडिया नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में अगर इजराइल हमारा साथ देता है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि अपने दोस्त के लिए साथ खड़े रहना? इजराइल ने हमारा साथ कब दिया? मतलब इन्होंने कुछ हमारे कुछ चीजें दी हैं, हमेशा इजराइल ने कारगिल वॉर में भी दिया है, हमारे को एम्युनिशन सप्लाई किया जब हमें चाहिए, एज ए गुड कंट्री, एज ए गुड फ्रेंड, रिलायबल पार्टनर। बट इट डज नॉट मीन कि इजराइल की फोर्सेस हमारे यहाँ आई हैं और ना ही हमारी फोर्सेस वहां जाएंगी। श्योर, क्लियर स्टैंड। एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक सर बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं आपकी पूरी जर्नी से, बिकॉज द वे यू हैव लेड सो मेनी मिशंस एज वेल। उरी अटैक के बाद आपकी जो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स थे उनसे कुछ बात हुई? बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई, और मेरी किताब में भी और शिवरूर वाली किताब में भी, लैंड ऑफ फियरलेस वाली किताब में इसके ऊपर बहुत 3 पेज की एक चर्चा है कि जब वो उड़ी अटैक के बाद दोपहर को हमने उनको बुलाया, जो टीम लीडर्स थे जिन्होंने हिस्सा लिया था और कमांडिंग ऑफिसर, हेलीकॉप्टर भेज के उनको बुलाया अपने हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग के लिए श्रीनगर में। तो ब्रीफिंग रूम में जब वो आए, ऑपरेशन रूम में, तो वो चाय लेकर के वेटर आया ट्रे लेके, लेकिन उसमें चाय नहीं थी, ब्लैक लेबल की बॉटल थी। और मैंने सबसे पहले उनको ये कहा कि हिस्ट्री विल रिमेंबर यू फॉर व्हाट यू हैव डन। इतिहास याद रखेगा आपको कि आपने क्या किया, आज क्या ऑपरेशन करके आए हैं जो पार वाला आज तक नहीं हुआ। और मैंने बॉटल से सीधा उन सब के मुंह में एक एक ड्रिंक डाला, और उनमें से एक मेजर ने फिर मेरे से बॉटल लेके उसने मेरे को कहा परमिशन, उसने भी मेरे मुंह में ड्रिंक डाला। तो उनके बाद हमारी बातचीत हुई। तो मतलब उड़ी ऑपरेशन के बाद स्पेशल फोर्सेस जो ट्रुप्स थे, जब मैं उनको मिला हूँ, उनका मोराल बहुत हाई था। और सही मानो तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है मुझे भी और उनको भी कि एक तरफ ऑपरेशन की कामयाबी है, दूसरी तरफ हमने इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, इतने स्प्रेड आउट ऑपरेशन के बाद, इतने डीप ऑपरेशन के बाद, अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशन के बाद एक भी जवान नहीं खोया। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर ऑल द पीपल हु आर कंज्यूमिंग टुडे? क्योंकि बहुत लोग आपसे भी सर इंस्पिरेशन लेते हैं, द जर्नी ऑफ लैंड। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, Sure. और मैं आज भी यही कहूँगा आपके व्यूअर्स को, खास तौर पे यूथ को। Sure. और मैं कैमरा की तरफ देख के बोलता हूँ कि यू डोंट हैव टू जॉइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आर्मी में ही सर्विस करें तभी आप देश की सेवा कर सकते हैं। यू कैन सर्व द कंट्री बाय डूइंग व्हाट यू डू टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। जो भी आप करते हैं उसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हमारे देश की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको जरूरत है सभी स्किल सेट्स की। हमें आर्किटेक्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, शेफ चाहिए, मतलब एक जो चीज है सब चाहिए, और तभी हमारा देश ऊपर चढ़ रहा है। तो आप जो करते हैं उसको अच्छे तरीके से करें, और
इफ यू रेस्पेक्ट द सोल्जर, तो फिर बी अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बने, ये बहुत जरूरी है। अच्छा नागरिक बनना आसान चीज नहीं है। यू हैव टू चूज द हार्डर राइट ओवर द इजियर रॉन्ग, यानी कि आपको अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, चाहे वो मुश्किलें आए। बी अ गुड सिटीजन, बी अ सिटीजन वर्थ डाइंग फॉर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, सच अ प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू। Thank you जय so हिंद। much. जय हिंद। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।